चंपा कली चंपा कली। ये मेरी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया तो अब मेरा असली रूप देखोगी। निशांत मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और वहाँ एक विशाल लोहे का पिंजरा प्रकट हो जाता है। दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी चंपाकली की नजर फिर से सिंहासन पर बैठी काले पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी एक करुण आवाज गूंज उठती है। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। निशांत छुपकर देखने लगता है। तभी अचानक शहजादी अमायरा उस हिरन को धीरे से छूती है और वह हिरन जादुई रूप से एक छोटे से बादल पर बैठकर हवा में तैरने लगता है। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। बुलबुल देखो, ये वही जगह है ना जहाँ मैंने अपने पूरे 18 वर्ष बिताए थे। और आज देखो मैं फिर से वहीं जा रही हूँ जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। चिंता मत करो चंपाकली, तुम फिर से ठीक हो जाओगी और अपना एक अच्छा जीवन जियोगी। चलो जल्दी चलो। दोनों आगे बढ़ते हुए एक विशाल झरने के पास पहुँच जाते हैं। कैसे कह दूं इन पेड़ों से माँ की याद पुरानी है। ये भभूत जल्दी से यहाँ छिड़को, फिर हमारे लिए वो बादलों तक की सीढ़ी बन जाएगा। फिर चंपाकली भभूत लेकर जैसे ही झरने पर छिड़कती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और आसमान तक बादलों की सीढ़ी बन जाती है। ये क्या? ये तो सच में बादलों की सीढ़ी बन गई है। मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। बुलबुल, क्या हम बादलों की दुनिया में जाकर सही सलामत वापस लौट आएंगे? चंपाकली और बुलबुल दोनों उस बादलों की सीढ़ी पर तेजी से कदम बढ़ाने लगते हैं। वहीं दूर एक पेड़ के पास खड़ा तांत्रिक यह सारा दृश्य देखकर मुस्कुराने लगता है। बुलबुल, ये क्या? ये तो पीछे से सीढ़ियाँ गायब होती जा रही है। हाँ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई दूसरा ना आ जाए, इसीलिए ये सीढ़ियाँ गायब हो रही हैं। चलो चलो चंपाकली, जल्दी कदम बढ़ाओ, क्योंकि कुछ ही क्षण में ये सारे बादलों की सीढ़ियाँ गायब हो जाएंगी। हाँ, चलते हैं। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है, जिस पल का मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। चंपाकली, जाओ जाओ, अब तुम वापस नहीं आने वाली हो। चंपाकली जैसे ही बादलों की दुनिया में पहुंचती है, चारों तरफ से बादलों की चादर बिछी होती है। चंपाकली, ऐसी खूबसूरत दुनिया तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद से कभी बादलों की दुनिया भी देख पाऊंगी। सच में ये बादलों की दुनिया तो बेहद ही खूबसूरत है। सफेद रोशनी और उस पे सजा ये सुंदर सा सफेद चांद, हर तरफ बादल। उफ, ऐसी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश मैं अपना ये नकाब हटाकर इस खूबसूरती का आनंद उठा पाती, पर मेरी किस्मत में ये कहाँ। मुझे तो बस ये नकाब के पीछे ही रहना है। चिंता मत करो, हम यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत जल्द ही तुम्हें भी ठीक कर ही रहेंगे। हम वो बूटी जल्द ही हासिल कर लेंगे और फिर देखना तुम भी ठीक हो जाओगी। चलो अब आगे चलते हैं। आखिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, पता नहीं यहाँ की मलिका कितनी खूबसूरत होगी। बादलों की दुनिया है तो जरूर वो बादलों की ही रानी होगी। चलो चलते हैं। बुलबुल और चंपाकली आगे बढ़ जाते हैं। तभी सामने
एक काला सिंहासन रखा होता है और उस काले सिंहासन पर एक काली मूर्ति पत्थर की मलिका बैठी होती है। वो देखो, वो क्या है? बादलों की दुनिया में वो काले सिंहासन और उस पर ये काली मूर्ति, ये कैसा है? यहाँ तो सब कुछ सफेद है, पर ये काला क्यों? ये मूर्ति जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी है। तभी इतने में एक रहस्यमयी काले कपड़ों में एक आदमी वहाँ आता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नकाब के अंदर ये हाल है, तो नकाब हटने के बाद क्या होगा? बुलबुल, वो देखो, वो व्यक्ति कौन है? उसका अजीब सा चेहरा और वो सर पर क्या है? मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है बुलबुल। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये तो कोई राक्षस लग रहा है और इसका तो चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? जाने दो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। अरे, तुम्हारे इस नकाब के पीछे छिपी सिर्फ आंखें देखकर ही मैं इतना मोहित हो गया हूँ, तो सोचो तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत होगा। सच में इस बादलों की दुनिया में न जाने कितनी अप्सराएं हैं, लेकिन तुम्हारी सुंदरता सबसे अलग है। दूर रहो चंपाकली से। अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम लोग मेरी दुनिया में आकर मुझे ही चुनौती दे रहे हो? सुन लो लड़की, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। नहीं, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मैं यहाँ सिर्फ अपने एक मकसद से आई हूँ। ये मेरी दुनिया है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव ठुकराया तो अब मेरा असली रूप देखोगी। निशांत मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल जाती है और वहाँ एक विशाल लोहे का पिंजरा प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते चंपाकली और बुलबुल उस पिंजरे के अंदर बंद हो जाती हैं। ये तुमने क्या किया? हमें तुरंत आजाद करो। तुम्हें हमें इस तरह कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें कैद क्यों किया? जब तक तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ नहीं कहोगी, तब तक इसी पिंजरे में कैद रहोगी। और जिस मूर्ति को देखकर तुम इतनी बेचैन हो रही थी, अब उसे यही बैठकर देखती रहो। फिर निशांत ठहाका लगाते हुए वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया चंपाकली? हम तो यहाँ तुम्हें एक मुसीबत से बचाने आए थे, लेकिन खुद ही दूसरी मुसीबत में फंस गए। नहीं बुलबुल, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। हम इस तरह हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकते। दोनों पिंजरे के अंदर बेहद परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने सिंहासन पर बैठी काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या? इस काले पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं बुलबुल? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन अभी हमें उस रहस्य में नहीं उलझना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मुझे अपने गुरु की बातें याद करनी होंगी। उन्होंने मुझे इस मायावी पिंजरे को तोड़ने की विधि सिखाई थी। अगर मैं ध्यान लगाऊं तो शायद वो मंत्र याद आ जाए। बुलबुल अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाती। तभी दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और दामिनी की आंखें खुल जाती हैं।
चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ कि आखिर चंपाकली क्या कर रही है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस किसी भी तरह झुमकी का रिश्ता विक्रम से हो जाए और चंपाकली इस घर से निकल जाए, फिर मेरी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वाह दामिनी, तुम्हारा शैतानी दिमाग सच में कमाल करता है। दामिनी चंपाकली के कमरे में जाती है। जैसे ही वह बिस्तर खाली देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, चंपाकली कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं कहीं वो घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? अरे लगता है सच में भाग गई, तब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन नहीं, मुझे नाटक तो करना ही पड़ेगा, वरना सबको मुझ पर शक हो जाएगा। दामिनी तुरंत अपनी आँखों में नकली आंसू भरकर दौड़ती हुई गोपाल के पास पहुंच जाती है। अरे गोपाल जी, पता नहीं चंपाकली कहाँ चली गई। पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। लगता है वो घर छोड़कर भाग गई है। ऐसे कैसे भाग सकती है? गांव समाज में मेरी इज्जत है। अगर सच में वह भाग गई तो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे? गोपाल अपना सिर पकड़कर बुरी तरह परेशान हो जाता है। वहीं घर के बाहर छिपकर खड़ा ठाकुर का आदमी तूफानी यह सारी बातें सुन लेता है। ये क्या, मालिक ने मुझे चंपाकली पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो वह खुद घर छोड़कर गायब हो गई है। मुझे तुरंत जाकर मालिक को ये खबर देनी ही होगी। तूफानी वहाँ से भागता हुआ सीधे ठाकुर की हवेली पहुँच जाता है। अरे शांत हो जा तूफानी, इस तरह क्यों भाग रहा है? जल्दी बता, मेरी होने वाली दुल्हन अपनी शादी की तैयारियां कैसे कर रही है? मैं भी बेसब्री से इस हवेली में उसे लाने का इंतजार कर रहा हूँ। मालिक, सब बर्बाद हो गया। आपका सपना टूट गया, कुछ भी नहीं बचा। अरे तूफानी, कैसी अशुभ बातें कर रहा है? जल्दी बता, आखिर चंपाकली कहाँ है? मालिक, चंपाकली तो घर छोड़कर भाग गई है। मुझे डर है कि कहीं वह विक्रम के साथ तो नहीं चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उससे मेरी शादी तय हो चुकी है। मुझे किसी भी कीमत पर चंपाकली चाहिए। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। चलो अभी गोपाल से जवाब मांगता हूँ। मैंने भी सृष्टि के लिए इतना धन दिया था और वह अपनी बेटी को इस तरह भगाने कैसे दे सकता है? ठाकुर गुस्से में तमतमाता हुआ हवेली से बाहर निकल पड़ता है और तूफानी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में दोनों गोपाल के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गोपाल घबरा जाता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप इस समय यहाँ? गोपाल, जल्दी बता, चंपाकली कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। वो तो नदी में पानी भरने गई है, बस आती ही है। मैं आपकी उसे मुलाकात करवा दूंगा। झूठ मत बोलो गोपाल, मैंने अपने कानों से दामिनी को कहते हुए सुना है कि चंपाकली घर छोड़कर चली गई है। अब हम लोगों से सच छिपाने की कोशिश मत करो। मुझे किसी भी कीमत पर चंपाकली चाहिए, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में। तुम लोग अभी जाओ और उसे ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। अगर चंपाकली मुझे नहीं मिली तो तुम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ ठाकुर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग चंपाकली को ढूंढकर जरूर वापस ले आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, मेरे मालिक ने आज तक जिस चीज पर नजर डाली है उसे हासिल करके ही दम लिया है। चंपाकली भी मेरे मालिक से बचकर नहीं जा सकती। आप लोग बस देखते जाइए। ठाकुर और तूफानी धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी गांव की दो औरतें दुलारी और माधुरी वहाँ आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया दामिनी? तुम्हारी बेटी तो घर छोड़कर चली गई। अरे पूरे गांव में तुम लोगों की नाक कटवा दी। हम तो पहले ही कहते थे
इतनी सुंदर लड़की एक ना एक दिन पूरे गांव की बदनामी का कारण जरूर बनेगी। सच कह रही हो दुलारी चाची, इस चंपा कली ने तो पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब इस घर का क्या होगा। देखिए, ये हमारे घर का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। अरे जब किसी घर की बेटी भाग जाती है ना, तब वो सिर्फ उस घर का मामला नहीं रहता, पूरे गांव का मामला बन जाता है। अब तो हर कोई तुम्हारी ही बातें करेगा। इसलिए कहते हैं बेटी चाहे साधारण ही हो लेकिन संस्कारी होनी चाहिए। कम से कम मेरी बेटी आज भी मेरे घर में तो है। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब लोगों का सामना कैसे करेंगे? तभी देवकी आती है। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? आखिर बात क्या है? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम कहाँ गई थी? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए मैं देवी माँ के मंदिर दर्शन करने चली गई थी। अभी अभी घर लौटी हूँ, लेकिन हुआ क्या है? अपने पति से ही पूछ लो। तुम्हारी बेटी चंपाकली घर छोड़कर भाग गई है। पता नहीं किसके साथ भागी है। अब तो पूरे गांव में हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। मैं पहले ही कहता था कि उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसे इस घर में रखा। अब देख लिया ना नतीजा। उसने पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज ठाकुर भी आकर हमें धमकी देकर गया है। देखा, अगर अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती थी तो उसे घर में लाने की जरूरत ही क्या थी? मेरी झुमकी को देखो, उसने आज तक मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। मेरी बेटी जैसी संस्कारी बेटी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। पता नहीं चंपाकली इस समय कहाँ होगी और किसके साथ होगी। वो तो बुलबुल के पीछे भी पूरी तरह पागल है। मुझे तो लगता है दोनों साथ ही भागे होंगे, या फिर पता नहीं किसी और के साथ चली गई होगी। कुछ भी हो सकता है। बस करो दामिनी, हर समय मेरी बेटी के लिए जहर उगलना बंद करो। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम हर वक्त उसी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं जानती हूँ मेरी मासूम बेटी पहले ही ना जाने कितनी मुसीबतों से गुजरी है, और ऊपर से तुम उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। किसी भी कीमत पर चंपाकली को ढूंढ कर वापस लाओ। अगर वह वापस नहीं आई तो मैं ठाकुर और पूरे गांव वालों को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अब जाओ यहाँ से। हे माँ, मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को ढूंढना होगा। मैं अपनी चंपाकली के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने गुस्से में आकर इस शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन क्या मैं सचमुच किसी और लड़की से शादी कर पाऊंगा? क्या मैं सचमुच चंपाकली को हमेशा के लिए भूल सकता हूँ? नहीं, शायद कभी नहीं। विक्रम इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि तभी देवकी वहाँ पहुँच जाती है। अरे देवकी काकी, आप इस समय यहाँ? विक्रम बेटा, मेरी बेटी, मेरी चंपाकली को ढूंढ लो। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई है। गांव वाले कह रहे हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है, लेकिन मेरा दिल, मेरी ममता कहती है कि मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे कैसे कही जा सकती है वो? काकी, शायद वो घर में ही कहीं हो। नहीं बेटा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मेरी चंपाकली कहीं नहीं है। गांव वाले उसकी इज्जत पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं। विक्रम बेटा, एक बार पहले भी तुम ही मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाए थे। मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि इस बार भी तुम ही उसे ढूंढकर वापस ला सकती हो। मेरी बच्ची को बचा लो बेटा, उसे वापस ले आओ। नहीं, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम भी मेरी बेटी को नहीं बचाओगे तो उसे कौन बचाएगा? यहाँ तो सब उससे नफरत करते हैं बेटा। मुझ पर दया करो।
इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अकेले अपनी बेटी को ढूंढकर वापस ला सकूं। ऐसा मत कीजिए काकी, मैं चंपाकली को ढूंढूंगा और उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं उससे नाराज जरूर हूँ, लेकिन उसकी जान से बढ़कर मेरी नाराजगी नहीं है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। देवकी आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। विक्रम अकेला खड़ा आसमान की ओर देखने लगता है। मैं उससे चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न रहूं, उसे इस तरह मुसीबत में तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे अभी इसी वक्त उसकी तलाश में निकलना होगा। वहीं दूसरी तरफ बादलों की दुनिया में लंबे समय तक मंत्रों का जाप और कठिन साधना करने के बाद बुलबुल उस मायावी पिंजरे को तोड़ देती है। ये क्या बुलबुल तुमने सचमुच कर दिखाया? आखिर तुमने इतने शक्तिशाली मायावी पिंजरे को कैसे तोड़ दिया? जब मैं जंगल में तपस्या कर रही थी तब गुरुदेव ने मुझे एक विशेष मंत्र दिया था। उस मंत्र की शक्ति से मैं किसी भी काले जादू को तोड़ सकती हूँ। लगता है उस दुष्ट निशांत ने इस काले जादू से हमें कैद किया था। अब देर मत करो, जल्दी चलो, हमें इस बादलों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। अगर हम सही सलामत बच गए तो तुम्हारी खूबसूरती वापस ले आएंगे। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी चंपाकली की नजर फिर से सिंहासन पर बैठी काले पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। बुलबुल देखो, इस मूर्ति की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इसका दर्द मुझे अब अपने दिल में महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे कुछ कहना चाहती है। चंपाकली, इसकी तरफ ध्यान मत दो, हमें बस यहाँ से सुरक्षित निकलना है। चलो, जल्दी चलो। बुलबुल आगे बढ़ जाती है, लेकिन चंपाकली के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह धीरे धीरे वापस मूर्ति के पास जाती है। जैसे ही चंपाकली मूर्ति के पास जाती है, तभी एक करुण आवाज गूंज उठती है। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये आवाज कैसी थी? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आखिर कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मैं इस काले पत्थर की मूर्ति के भीतर कैद हूँ। उस दुष्ट निशांत ने मुझे श्रापित रूप में बदल दिया है। मैं इस पूरे बादल लोक की शहजादी हूँ। कृपया करके मुझे इस कैद से मुक्त करा दो। हे भगवान, ये तो मुझसे भी ज्यादा दर्द में है। बुलबुल, मैं इसे इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? चंपाकली, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी बात समझो। अगर हम इसकी मदद करने लगे तो शायद हम खुद कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे डर है कि कहीं ये उस दुष्ट निशांत की कोई चाल ना हो। नहीं बुलबुल, मेरा दिल कहता है कि ये सच बोल रही है। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे अपना पूरा सच बताओ। आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? ठीक है, अगर तुम मेरा सच जानना चाहती हो तो सुनो। मैं इस बादल लोक की शहजादी थी। एक दिन अपने शांत और सुंदर दुनिया से उबकर मैंने धरती लोक घूमने का फैसला किया। सुबह का समय है। बादलों की शहजादी अमायरा अपने बादल लोक में घूम रही होती है। तभी उनकी नजर नीचे धरती लोक पर पड़ती है। धरती लोक कितना सुंदर दिखाई देता है। सुना है वहाँ के इंसान भी बहुत नेक और ईमानदार होते हैं। काश मैं भी वहाँ जाकर कुछ समय बिता पाती। वैसे भी माता पिता अभी बादल लोक में नहीं है और इस समय पूरी बादल लोक की जिम्मेदारी मेरे पास है। लेकिन थोड़ी देर के लिए धरती लोक घूम आने में कोई बुराई तो नहीं होगी। चलो आज अपनी आंखों से देखती हूँ कि धरती लोक सचमुच कितना सुंदर है भी या नहीं, जितना दूर से दिखाई देता है। शहजादी अमायरा एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ती है। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है और अगले ही पल वह बादलों की दुनिया से गायब होकर धरती लोक के एक सुंदर तालाब के किनारे पहुंच जाती है। चारों ओर फैली हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह मंत्रमुग्ध रह जाती है। अरे वाह, ये संसार तो सचमुच अद्भुत है। तो ये मेरी बादलों की दुनिया से भी कई ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा मनमोहक दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। चलो थोड़ा और आगे चलकर इस धरती लोक को करीब से देखती हूँ।
जैसे ही शहजादी अमायरा कुछ कदम आगे बढ़ती है, उन्हें झाड़ियों के पास एक सुंदर हिरन दिखाई देता है। अरे वाह, कितना प्यारा जीव है। हमारी बादलों की दुनिया में तो ऐसे जानवर होते ही नहीं है। सचमुच धरती लोग अपने आप में बहुत अनोखा है। वह मुस्कुराते हुए उस हिरण की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय जंगल में दूर लकड़ियां काट रहा निशांत यह पूरा दृश्य देख लेता है। ये कौन है? सफेद वस्त्रों में लिपटी यह दिव्य सुंदरी तो धरती लोक की स्त्री बिल्कुल नहीं लगती। मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी अलौकिक सुंदरता कभी नहीं देखी। कहीं यह किसी दूसरी दुनिया की तो नहीं, मुझे इसका सच हर हाल में पता करना होगा। निशांत छुपकर देखने लगता है। तभी अचानक शहजादी अमायरा उस हिरन को धीरे से छूती है और वह हिरन जादुई रूप से एक छोटे से बादल पर बैठकर हवा में तैरने लगता है। अरे वाह, ये हिरन बादलों से घिरकर कितना सुंदर है और मनमोहक लग रहा है। सच में धरती लोक के जीव कितने मासूम और प्यारे होते हैं। इन्हें देखकर तो मन ही नहीं भरता। अच्छा, तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। ये सचमुच बादलों की दुनिया की शहजादी है। ये तो मेरे लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। बस एक बार ये मेरे झूठे प्रेम पर विश्वास कर ले, फिर मैं इसके सहारे बादलों की दुनिया में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद पूरे बादल लोक का राजा सिर्फ मैं बनूंगा। अब मुझे अपनी अगली चाल बहुत सोच समझ के चलनी होगी। तभी एक तीर तेजी से शहजादी अमायरा की ओर बढ़ता है। शहजादी का ध्यान हिरण पर होता है और वह तीर को नहीं देख पाती। यह देखकर निशांत नाटक करते हुए भागकर आता है और शहजादी अमायरा को जोर से खींचकर तीर के रास्ते से हटा देता है। वह तीर पीछे पेड़ में जाकर लग जाता है। मलिका, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अगर मैं एक पल भी देर कर देता तो जहरीला तीर तुम्हारी जान ले लेता। भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। ये क्या हो गया? तो तुम कौन हो? अभी तुमने जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद आज मैं जीवित भी नहीं रहती। मैं जीवन भर तुम्हारा ये अपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपना पेट पालता हूँ। किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है, एहसान नहीं। अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। ये जंगल बहुत खतरनाक है। ये निर्दयी शिकारी जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं करते। कैसा अद्भुत इंसान है ये। खुद गरीब होकर भी इसके मन में जरा सी भी लालच नहीं है। इसने मेरी जान बचाई, फिर भी बदले में कुछ नहीं मांगा। सचमुच धरती लोक के लोग इतने दयालु और नेक दिल होते हैं। शायद मैंने इंसानों के बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच था। वैसे मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं बादलों की दुनिया, बादलों की शहजादी अमायरा हूँ। क्या सच में? मैं तो बचपन से बादलों की दुनिया के बारे में सुनता आया हूँ, लेकिन मेरे जैसे साधारण इंसान की वहां जाने की क्या औकात। मुझे तो बस अपनी मेहनत से जीवन जीना है और जहाँ तक हो सके लोगों की सेवा करनी है। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तुम अपने आप को साधारण कहते हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत महान हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ बादल लोक ले जा सकती हूँ। इससे मेरा उपकार मत समझना, मेरी कृतज्ञता समझना। नहीं शहजादी, अगर मैं कभी अपनी मेहनत और अपने कर्मों के बल पर बादलों की दुनिया में आने के योग्य बनूंगा तो एक दिन अवश्य आऊंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जान बचाने के बदले में यह उपहार स्वीकार कर लूं तो मेरी निस्वार्थ मदद का कोई अर्थ नहीं रहेगा। सच्ची मदद कभी बदले की उम्मीद नहीं करती। शहजादी अमायरा निशांत की मीठी बातों से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और मुस्कुराते हुए एक सफेद बादल पर बैठकर वापस आसमान की ओर चली जाती है।
आखिरकार मेरी पहली चाल सफल ही हो गई। वह पूरी तरह मेरे झूठे प्रेम और बनावटी अच्छाई के जाल में फंस चुकी है। मेरा पूरा विश्वास है कि कल फिर मुझसे मिलने जरूर आएगी। बस आज रात मेरी काली विद्या पूर्ण हो जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद पूरे बादल लोक पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा। निशांत वहां से निकल पड़ता है और घने जंगल की रहस्यमयी काली गुफा में पहुंच जाता है और देखते ही देखते उसके साधारण वस्त्र गायब हो जाते हैं और वह पूरे काले वस्त्रों में दिखाई देने लगता है। वह अपने चेहरे पर हुडी वाला काला नकाब पहन लेता है जिससे केवल उसकी आंखें दिखाई देती हैं। अब वो देखने में साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शैतान जैसा दिखने वाला इंसान था जिसके इरादे बेहद ही खौफनाक थे। मेरी वर्षों की साधना अब रंग लाने वाली है। मैं पहले से ही जानता था कि बादलों की शहजादी आज धरती लोक पर आएगी, इसलिए मैंने लकड़हारे का रूप धारण किया। अब बस कल सुबह का इंतजार है। वह खुद मुझे अपने साथ बादल लोक लेकर जाएगी। उसके बाद उस पूरे बादल लोक का राजा सिर्फ मैं बनूंगा। मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, क्या चंपाकली बादलों की शहजादी अमायरा को निशांत के कैद से मुक्त कर पाएगी? क्या अमायरा चंपाकली को उसका रूप ठीक करने के लिए वह औषधि देगी, या फिर चंपाकली और बादलों की शहजादी दोनों ही दुष्ट निशांत के कैद में रह जाएंगी? यह सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।